हेलो माय डियर चैंपियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग एक्सपर्ट। थोड़े दिन बाद मिल रहे हैं, पता है क्यों? पता है, मैं क्लास 10th में हूँ। आप सभी को जैसा पता ही है ना? तो मेरे क्लास 10th के भाई बहनों और जो क्लास 10th पढ़ चुके हैं उनको पता होगा, इवन सबको पता होगा जो स्कूल जाते हैं कि रोज़ स्कूल जाना होता है, होमवर्क करना होता है, पढ़ना होता है, थक भी जाते हैं, फिर नहीं डालने का भी मन करता है ना। लेकिन जब मैंने जो चीज़ कही वो चीज़ करनी है और मुझे मज़ा भी आता है पढ़ाने में, है ना। तो आज हमारा एसएसटी का चैप्टर है एनी गेसेस। आज पढ़ेंगे हम, पढ़ने वाले हैं हम कौन सा चैप्टर है एसएसटी का। वो चैप्टर का नाम है जुडिशरी एंड जस्टिस सिस्टम। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा लॉ एंड सोशल जस्टिस। जस्टिस देता कौन? जुडिशरी। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जुडिशरी के बारे में और जस्टिस सिस्टम के बारे में। तो what is judiciary? The judiciary is the system of courts that adjudicates legal disputes and interprets difference and applies the law in legal cases. Judiciary क्या? एक system of courts है, एक कोर्ट नहीं, जुडिशरी एक सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है जो कि लीगल डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करता है, समझाता है और प्रोटेक्ट और अप्लाई करता है लॉ को लीगल केसेस में, समझता है ना अपने तरीके से, समझता है। अब जुडिशरी है क्या ये समझ लिया, लेकिन रोल क्या है हमारे लिए? तो रोल ही है जो है पीपल के लिए रोल। तो वर्क ऑफ द जुडिशरी कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग: डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, judicial review, upholding the law and enforcing fundamental rights. Dispute resolution: the judicial system provides a mechanism for resolving disputes between citizens and the government, between two state governments and between the center and state governments. Judicial system एक mechanism provide करता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, लड़ाई झगड़े सुलझा सकते हैं जो कि जो सिटीजन्स के बीच में हुए होते हैं, नागरिकों के बीच में हुए होते हैं, या तो सिटीजन्स या तो गवर्नमेंट के बीच में हुए होते हैं, या तो दो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हुए होते हैं, या तो सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हुए होते हैं। उन जो डिस्प्यूट्स हैं उनके लिए जुडिशियल सिस्टम क्या करता है, मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है उनको रिजॉल्व करने के लिए, उनको सुलझाने के लिए। जुडिशियल रिव्यू: जुडिशरी हैज़ द पावर टू स्ट्राइक डाउन पर्टिकुलर लॉज पास बाय द पार्लियामेंट इफ इट बिलीव्स दैट देयर इज अदर वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। जुडिशरी के पास पावर है कि वो लॉ जो कि पार्लियामेंट ने पास करे हैं, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट करते हैं, उनको काट देता है, बंद कर देता है, इसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, है ना। अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग देम, इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। अपहोल्ड करता है लॉ को और फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स करता है। मतलब एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट इफ दे बिलीव दैट देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड। हर सिटीज़न है जो इंडिया का, वो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में अगर वो ये बिलीव कर रहा है कि उसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट करे जा रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स में छेड़खानी करी जा रही है। और आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कितने फंडामेंटल राइट्स होते हैं और उनके नाम। अब एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या होता है? द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मीन्स अदर ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव कैन नॉट इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ द जुडिशरी। इंडिपेंडेंस, जुडिशरी की स्वतंत्रता का क्या मतलब है? तो वो ये है कि जो दूसरी ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट हैं, जैसे कि लेजिस्लेटिव जो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो लॉ एग्जीक्यूट करता है, वो जो ब्रांच है गवर्नमेंट की, वो जुडिशरी के वर्क में इंटरफेयर नहीं कर सकती। चेक एंड बैलेंस का तो सिस्टम है लेकिन इंटरफेयर नहीं कर सकती। Independence of the judiciary allows the courts to play a central role in ensuring that there is no misuse of power by the legislature and the executive. और अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट है तो उस कंट्री में बढ़िया डेमोक्रेसी है। क्यों? क्योंकि उससे कोर्ट्स एक सेंट्रल रोल प्ले करते हैं ये इंश्योर करने के लिए कि कोई भी मिसयूज़ नहीं हो रहा है पावर का। भले ही आप कितने बड़े आदमी, भले ही आप कितने छोटे आदमी, आपको न्याय मिलेगा अगर आपकी कंट्री में जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। और हमारी कंट्री इंडिया में टचवुड जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, नज़र है ना, दैट देयर इज़ नो मिसयूज़ ऑफ पावर बाय द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव।
Now, what is the structure of courts in India? There are three different levels of courts in India. तीन अलग levels हैं, तीन अलग अलग levels हैं कोर्ट्स के इंडिया में. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इज एट टॉप लेवल. तो हम नीचे से ऊपर चलेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. द कोर्ट्स दैट मोस्ट पीपल इंटरेक्ट विद आर कॉल्ड सबऑर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और तहसील लेवल कोर्ट्स. वो कोर्ट्स जिससे बहुत सारे लोग इंटरेक्ट करते हैं, मतलब बहुत सारे लोग जब कुछ हो जाता है तो जाते हैं, उन्हें हम सबऑर्डिनेट कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर तहसील लेवल कोर्ट कह रहे होते हैं. हाई कोर्ट, हर स्टेट के पास अपना हाई कोर्ट है जो कि हाईएस्ट कोर्ट होता है उस स्टेट का. सुप्रीम कोर्ट टॉप लेवल पे है. द डिसीजंस मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट are binding on all other courts in India. अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया सो कह दिया, वो टॉप लेवल पे है, उसके आगे किसी की नहीं है इंडिया में. और वो न्यू दिल्ली में है ना. in India we have an integrated judicial system which means that the decisions made by higher courts are binding on the lower courts. इंडिया में हमारे पास इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है. इसका मतलब जो डिसीजन हायर कोर्ट ने लिया है वो लोअर कोर्ट भी फॉलो करेंगे. तो सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट. ठीक. द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम. अब जो लीगल सिस्टम है ना उसकी अलग अलग ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे. Go through the following table to understand the significant differences between the criminal and civil law. जो लीगल सिस्टम है उसकी डिफरेंट ब्रांचेस में क्रिमिनल लॉ है, सिविल लॉ है. तो व्हाट इज अ क्रिमिनल लॉ? डील्स विद कंडक्ट और एक्ट्स दैट द लॉ डिफाइंस एज ऑफेंसेस. फॉर एग्जांपल थेफ्ट, हैरेसिंग अ वुमन, डाउरी, मर्डर एसेट्रा. ये उन कंडक्ट या फिर एक्ट से डील करता है, उन एक्ट से डील करता है जैसा कि लॉ ही डिफाइन कर रहा है एज ऑफेंसेस, मतलब क्रिमिनल जैसे चीज़ों से डील करता है. फॉर एग्जांपल किसी की चोरी हो गई तो क्रिमिनल लॉ यूज़ होगा. वुमेन को हैरेस करा जाता है ना तो वहाँ पे भी क्रिमिनल लॉ से कंप्लेन होगी, फिर क्रिमिनल लॉ से फाइन किया जाएगा कल्प्रिट. और प्लीज है ना, you have to respect the women and women should also respect the men. Both should respect each other for a good society, for a good comfortable in their society. डाउरी हो गई, किसी की चोरी हो गई, मर्डर हो गया है ना. इट यूजुअली बिगिंस विद द लॉजिंग ऑफ अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. और क्रिमिनल लॉ किससे स्टार्ट होता है? FIR कराने से. विद द पुलिस हु इन्वेस्टिगेट द क्राइम, जो कि क्राइम को इन्वेस्टिगेट करती है. आफ्टर विच द केस इज फाइल्ड इन द कोर्ट. सिविल लॉ क्या होता है? डील्स विद एनी हार्म और इंजरी टू द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स. अगर लोगों के अधिकारों पर कोई हार्म करा जाता है ना, फॉर एग्जांपल डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द सेल ऑफ लैंड को बेचने के जो लड़ाई झगड़े होते हैं, परचेज ऑफ गुड्स, रेंट मैटर्स, डाइवोर्स केसेस, तो इससे सिविल लॉ डील करता है. अ पिटीशन हैज़ टू बी फाइल्ड बिफोर द रेलेवेंट कोर्ट बाय द अफेक्टेड पार्टी ओनली. और पिटीशन भरना होता है बाय द अफेक्टेड पार्टी टू द रेलेवेंट कोर्ट. तो क्रिमिनल लॉ, अगर गिल्टी आप माने गए तो आपको जेल भी भेजा जा सकता है और आपको फाइन भी करा जा सकता है. सिविल लॉ में कोर्ट स्पेसिफिक रिलीफ देता है. आस्क फॉर एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट. ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन एक्सेस द कोर्ट्स इन दिस कंट्री. हर वो सिटीजन, चाहे वो सबसे अमीर हो, चाहे वो सबसे गरीब हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, हर कोई इंसान क्या है, है ना, वो क्या कर सकता है? कोर्ट्स में अपनी एक्सेस कर सकता है, कोर्ट जा सकता है. दिस मीन दैट एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट टू जस्टिस थ्रू द कोर्ट्स. इसका मतलब कि हर सिटीजन के पास क्या है? राइट है टू जस्टिस थ्रू द कोर्ट्स. लीगल प्रोसीजर्स इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ मनी एंड पेपर वर्क एज वेल एज टेक अप अ ग्रेट डील ऑफ टाइम. जो लीगल प्रोसीजर्स होते हैं उनमें बहुत सारा पैसा लगता है, पेपर वर्क होता है और वो बहुत ज़्यादा टाइम भी लेते हैं. इन रिस्पॉन्स टू दिस, इसके रिस्पॉन्स में सुप्रीम कोर्ट इन द अर्ली 1980s devised a mechanism of public interest litigation और PIL to increase access to justice. लेकिन भाई अभी ये सब होता है तो लोग क्या कोर्ट जाने से कतराते हैं. तो इसके रिस्पॉन्स में जो सुप्रीम कोर्ट था अर्ली 1980s में एक मैकेनिज्म उसने डिवाइस करा जो कि था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या फिर PIL, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट इशू पे काम करता है ताकि जस्टिस
जस्टिस पे एक्सेस बढ़े. It allowed any individual or organization to file a PIL in the High Court or Supreme Court on the behalf of those whose rights are being violated. और वो अलाउ कर रहा था कि कोई भी इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन अपना पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर सकता है हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में ऑन बिहाफ ऑफ दोज हुज राइट्स आर बीइंग वायलेटेड. तो अब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज द नेटवर्क ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एजेंसीज इंटेंडेड टू मैनेज एक्यूज्ड एंड कन्विक्टेड क्रिमिनल्स. सॉरी गाइस, आपको बैकग्राउंड नॉइज आई होगी, है ना, तो उसके लिए, है ना. तो जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसीज का एक नेटवर्क है जो कि मैनेज करता है एक्यूज और कन्विक्टेड क्रिमिनल्स को. और वो मल्टीपल इंटर रिलेटेड पिलर्स है इसमें, कंसिस्टिंग ऑफ एकेडमिया, लॉ इन्फोर्समेंट, फॉरेंसिक सर्विसेज, द जुडिशरी एंड करेक्शंस. आर्टिकल 22 है जो कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके हिसाब से हर पर्सन जो कि फंडामेंटल राइट है कि वो लॉर्ड्स के द्वारा डिफेंड हो सकते भले वो कल्प्रिट क्यों ना हो. आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेसेस अ ड्यूटी अपॉन द स्टेट टू प्रोवाइड अ लॉयर टू एनी सिटीजन हु इज अनेबल टू एंगेज ऑन ड्यू टू पॉवर्टी और अदर डिसेबिलिटी. और आर्टिकल 39A कॉन्स्टिट्यूशन के बोलता है कि ये ड्यूटी है स्टेट की कि लॉयर ला के दो. अगर कोई इंसान गरीब है और लॉयर नहीं अरेंज कर पाता तो रोल ऑफ द पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम. अब भाई क्राइम हो गया तो रोल क्या है पुलिस का क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए. वन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पुलिस इज टू इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेंट अबाउट द कमीशन ऑफ द क्राइम. An investigation includes recording statements of witnesses and collecting different kinds of evidence. On the basis of investigation, the police are required to form an opinion. एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन पुलिस का क्या है कि किसी भी कंप्लेंट जो करेगी उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करो, ठीक. और पुलिस करते भी हैं, है ना. इन्वेस्टिगेशन में आप जो गवाह हैं उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हो, अलग अलग तरीके के सबूत इकट्ठा करते हो. ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन पुलिस अपना ओपिनियन एक डिज़ाइन करते हैं. आर्टिकल 22 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के क्या है डिटेल में पढ़ते हैं. आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिमिनल लॉ guarantee of the following fundamental rights to every arrested person. The right to be informed at the time of arrest of the offense for which the person is being arrested. कि भाई जब अरेस्ट कर रहे हो तब हमें ये तो बताओ कि हम कहाँ है, अरेस्ट हो रहे हैं. ये है पहला राइट. अजय सिंह राउलेट एक्ट नहीं निकला था, बता चुके हैं ना, बता चुके, हाँ बता चुके. हाँ, तो एक बिना बता जेल में भर दिए जाते थे ब्रिटिश के टाइम पे. ऐसा नहीं होता है. अगर आप हमें अरेस्ट करो बताओ क्या अरेस्ट करो. द राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट. और 24 घंटे के अंदर ही अंदर हमको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करा जाए. द राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर ड्यूरिंग अरेस्ट और इन कस्टडी. कस्टडी में हो या फिर जब आप अरेस्ट में हो तब आपको इल ट्रीट या फिर टॉर्चर नहीं करा जा सकता. Confessions made in police custody cannot be used as evidence against accused. और कन्फेशन जो कि पुलिस कस्टडी में करे जा सकते हैं उनको आप प्रूफ नहीं एज अ शो कर सकते हो अगेंस्ट द अक्यूज्ड. बॉय जो कि 15 साल से कम है फिर वुमेन, उसको पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जा सकता खाली क्वेश्चनिंग के लिए. अब D.K. Basu guidelines. The Supreme Court of India set specific requirements and procedures that the police and other agencies of the follow for the arrest, detention and interrogation of any person. कुछ ऐसी गाइडलाइंस जो कि सुप्रीम कोर्ट ले डाउन करता है जो कि पुलिस और दूसरी एजेंसीज को फॉलो करना होता है अरेस्ट, डिटेंशन और किसी भी पर्सन की पूछताछ के लिए. दीज आर नोन एज D.K. Basu गाइडलाइंस. इन्हें D.K. Basu गाइडलाइंस कहते हैं और इसमें इंक्लूड होता है द पुलिस ऑफिशियल्स हु कैरी आउट द अरेस्ट और इंट्रोगेशन शुड वेयर क्लियर, एक्यूरेट एंड विजिबल आइडेंटिफिकेशन एंड नेम टैग्स विद द डेजिग्नेशन. कि पुलिस ऑफिशियल जो कि अरेस्ट के वक्त कैरी कर रहे हैं या फिर पूछताछ के लिए तो वो क्लियर, एक्यूरेट या फिर विजिबल आइडेंटिफिकेशन वाली यूनिफॉर्म पहने और नेम टैग्स लगाएं विद डिजाइनेशन. ये अब तो बहुत ज़्यादा होता है ना फ्रॉड, ना, इसलिए. फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट FIR क्या होती है. वंस द FIR इज रजिस्टर्ड द पुलिस कैन बिगिन देयर इन्वेस्टिगेशन इनटू क्राइम. एक बार FIR दर्ज हो गई तो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू कर सकती है इनटू द पर्टिकुलर crime. As per the law, it is compulsory for an officer in charge of a police station to register an FIR whenever a person gives information about a cognizable offense. और लॉ के हिसाब से कंपलसरी के ऑफिसर को
इंचार्ज को पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखनी है जब भी पर्सन क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन दे द कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल क्या है? इट इज़ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर हु रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। वो स्टेट का इंटरेस्ट कौन रिप्रेजेंट करता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। उनका रोल तब बिगिन करता है जब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है और फिल कर दी होती है चार्जशीट कोर्ट में, और उनके कोई रोल नहीं होता है इन्वेस्टिगेशन में। ठीक। रोल ऑफ द जज, जैसे कि गेम में एम्पायर होता है, जज वे उसी तरीके से होता है। जज कंडक्ट्स द ट्रायल इम्पार्शली इन ओपन कोर्ट। ओपन कोर्ट में ट्रायल लेता है, ठीक है, इम्पार्शली। वो हेयर करते सारे गवाहों को सुनता है, सारे सबूतों को देखता है, फिर वो अपना जो कि प्रोसिक्यूशन प्रेजेंट करते हैं, फिर डिफेंस प्रेजेंट करते हैं, और प्रूफ के हिसाब से प्रेजेंट है जो कि, और लॉ के अकॉर्डेंस में जज डिसाइड करता है कि अक्यूज पर्सन, मतलब जिसे रखा गया, वो गिल्टी है फिर इनोसेंट। फेयर ट्रायल, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट गारंटीज द राइट टू लाइफ said that a person's life or liberty cannot be taken away only by following a reasonable and just legal procedure। आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का ये गारंटी करता है कि जो राइट टू लाइफ खाली तभी नहीं ली जा सकती कि जो पर्सन की लाइफ है फिर लिबर्टी तभी नहीं ली जा सकती एक रीजनेबल और लीगल प्रोसीजर करके। अ फेयर ट्रायल इंश्योर दैट आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अपहेल्ड, हर प्रूव होने चाहिए। अब फीचर क्या है फेयर ट्रायल के? हेल्ड ओपन कोर्ट में पब्लिक व्यू में होता है, अक्यूज्ड के प्रेजेंस में। अक्यूज मस्ट बी डिफेंड, और अक्यूज जो कि जिसे गिल्टी, मतलब जिसे रखा गया है, माना गया गुनहगार, वो लॉयर के द्वारा डिफेंड हो। डिफेंस लॉयर इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी, और डिफेंस लॉयर को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि क्रॉस एग्जामिन करे ऑल द प्रोसिक्यूशन एंड विटनेस। प्रोसिक्यूशन हैज़ टू प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, और प्रोसिक्यूशन को रीजनेबल डाउट के बियॉन्ड भी क्या करना होता है? प्रूफ करना होता है। प्रोसिक्यूशन मतलब वो नहीं जो कि पुलिस के बाद काम करते हैं ना, तो वो की जो अक्यूज गिल्टी है। जज डिसाइड द मैटर ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। जज रिमेन्स इम्पार्शियल एंड अनप्रूव्ड इनोसेंट द अक्यूज अलाउड टू गो फ्री। जज इम्पार्शियल होता है, पार्शियल नहीं होता है। ठीक। हर सिटीजन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर क्लास, कास्ट, जेंडर, रिलीजन एंड आइडियोलॉजी बिफोर द लॉ would not make much sense if every citizens were not guaranteed a fair trial by the constitution। तो फेयर ट्रायल सबको मिलना चाहिए। ठीक। सो ये रही आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज, आपको करनी है। जो ना समझ में आप पूछ लेना कमेंट सेक्शन में और बताना आपको कितना समझ में आया है ना। ये इसको कर लो, और मैंने यहाँ पे मार्क भी कर रखे आंसर, तभी इनके सबको ना समझ में आता बता देना। ठीक है। तो फेयर ट्रायल का तो मतलब समान अधिकार, समान ट्रायल है ना। फॉर एग्जांपल अगर आपने जेल ले गए फिर आपने लाइफ ले लिया, ऐसा थोड़ी ना, जब प्रूफ हो जाए, है ना। तो बाय बाय, हैव अ नाइस डे गाइस, गाइस बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।